गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो बनेगा कि कौन ऑफिसर डील करेंगे ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको। उसके रिगार्डिंग है सेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज इसलिए किया गया है कि हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, जो हमारी कंट्री है इंडिया बहुत बड़ी है, 28 स्टेट हैं, 7 यूटीज हैं। तो बड़ा स्टेट होने की वजह से क्या है कि हर स्टेट की अपनी अपनी इंडस्ट्रीज है। हो सकता है कोई इंडस्ट्री हरियाणा में एक्टिव है, पंजाब में नहीं हो, केरला में जो एक्टिव है वो तमिलनाडु में ना हो, और जो तमिलनाडु में एक्टिव इंडस्ट्रीज हैं वो दिल्ली में ना हो। तो एक पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पे इंडस्ट्री एक्टिव हो सकती है, नेशनल वाइड नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है, पूरे देश में भी हो सकती है, पर्टिकुलर स्टेट में भी हो सकती है। तो उस पर्पज के लिए क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट है जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करेंगे किसको, रजिस्ट्रार को। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे सपोज को रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया। इंडस्ट्री पूरे देश में फैली हुई है तो एक ही रजिस्ट्रार हर जगह तो डील नहीं कर सकता, और दूसरा मान लो इनका हेड ऑफिस दिल्ली में हो तो तमिलनाडु के जो वर्कर्स हैं उनको ये नहीं कह सकते कि आप दिल्ली जाओ। तो उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार अपॉइंट किए गए। जिन जिन स्टेट में वो इंडस्ट्री रहेगी वहाँ पे एडिशनल रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट होगी और वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेंगे यूनियन एक्ट 1926 के अंडर। तो इसमें रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट सेकंड सेक्शन आता है, सेक्शन 4 मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हो किस तरह सकती है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। उसके लिए क्या है कि ट्रेड यूनियन के मेंबर कितने भी हो सकते हैं वो, लेकिन सेक्शन 4 कहता है कि मिनिमम 7 मेंबर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। किसी भी एप्लीकेशन को मूव करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। 7 मेंबर उस एप्लीकेशन को मूव करेंगे। ठीक है, दूसरा फिर है इसमें 10% और 100 विच एवर इज लेस एक्चुअली वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री। सपोज करो इंडस्ट्री में 1100 वर्कर हैं टोटल, 1100 वर्कर हैं। ठीक है, तो इसका 10% कितना हुआ, 110। ठीक है, और 100 है ही फिर, तो इन दोनों में कम कौन हुआ, 100। तो ये प्रोविजन क्या कहता है कि 10% और 100 विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम होगा, या तो ये कम हो या ये कम हो, तो वो मेंबर उस इंडस्ट्री में एक्चुअली वर्किंग में होने चाहिए, उनका एम्प्लॉयमेंट जरूरी है उस इंडस्ट्री में, जो इस एप्लीकेशन के साथ जिनका नाम जाएगा कि ये वर्कर्स इस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन इसके बाद फिर आती है नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन बाय लेस देन वन हाफ ऑफ द मेंबर्स। सपोज करो इन 7 मेंबर ने एप्लीकेशन मूव की, ठीक है, उसके बाद यूनियन में एक दूसरा गुट बना, 2 गुट हो सकते हैं, डिवीजन भी हो सकता है यूनियन का। सपोज करो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि ये 100 वर्कर थे। ठीक है, 100 का 50% कितना होगा, 50 वर्कर। ठीक है, अगर 50 से नीचे वर्कर हैं, मेंबर्स हैं, जिन्होंने नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन दिया है किसको, रजिस्ट्रार को, उस केस में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं, उस पर किसी तरह का भी इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर सपोज करो ये मेंबर 52 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे मूव की थी इन लोगों ने वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं होती है कि यूनियन बनने से पहले ही डिसोल्व होने स्टार्ट होगी। यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, जब इनमें यूनिटी है ही नहीं इनिशियल स्टेट पे, तो फिर उसके बाद फ्यूचर क्या रहेगा, तो इनिशियल स्टेज पे भी यूनिटी होना जरूरी है। उसके बाद है प्रोसेस है सेक्शन 5 में
एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो एप्लीकेशन मूव करेंगे यहाँ पे उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। उसमें फर्स्ट है नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ मेंबर्स मेकिंग एप्लीकेशन। जो 7 मेंबर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, तो इनकी जो डिटेल है वो सब यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका एड्रेस क्या है, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ भेजा जा सकता है, रजिस्ट्रार की तरफ से कोई लेटर भी उनको जा सकते हैं, कोई नोटिस भी जा सकता है, कुछ और डिमांड हो वो हो सकती हैं। उसके बाद है ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं वो, ठीक है, या तो इंडस्ट्री में जॉब हो उनकी, या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो यूनियन के मेंबर हो सकते हैं ना। तो वो सब इसमें डिटेल एप्लीकेशन के साथ उनकी रजिस्ट्रार को हम देंगे। सेकंड है फिर इसमें नेम ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का हम नाम क्या रखेंगे, जैसे हमारे नाम है वैसे ही ट्रेड यूनियन के नाम भी होते हैं, उनको रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन डिफरेंस यही है कि जो ट्रेड यूनियन है एक नाम से 2 यूनियन नहीं हो सकती, वो अलग अलग होनी चाहिए। नेम ये डिस्क्लोज करेंगे रजिस्ट्रार के पास, फिर एक रजिस्टर होता है ट्रेड यूनियन का, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो उसमें चेक करेंगे ये नेम किसी के साथ रिजेंबल तो नहीं हो रहा, किसी के साथ मैच तो नहीं हो रहा है, या इससे पहले कोई एप्लीकेशन और तो नहीं आ चुकी है इसको रजिस्टर करने के लिए, वो सब यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे हम लोग। उसके बाद है हेड ऑफिस। ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस कहाँ पे रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर कम्युनिकेशन भी करनी है, रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर जाएंगे यूनियन को, अगर उन्होंने कुछ और डिमांड की होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन और डिस्क्लोज करनी हो, वो सब फिर वो वहां से डिमांड करेंगे। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए हेड ऑफिस का भी एड्रेस जरूरी है। फिर उसके बाद आता है अपना सी, डिटेल ऑफ ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर नॉर्मली कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, अकाउंटेंट और इस तरह के आगे बहुत से लोग हो सकते हैं। तो जो इस तरह के ऑफिस बियरर हैं जो हमने बनाए हैं, उन सब की भी डिटेल हमें शेयर करनी है रजिस्ट्रार के साथ। फिर उसके बाद सब क्लोज 2 है स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। सपोज करो जिस दिन एप्लीकेशन मूव की थी, मान लो हमने मूव की 31 मार्च 2020 को, ठीक है, 31 मार्च 2020 को एप्लीकेशन मूव की गई रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये यूनियन 2019 में ही बन चुकी थी, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं थी लेकिन एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, या उससे पहले भी आ चुकी थी। इन सब केसेस में क्या होगा, जब ये 2020 को एप्लीकेशन मूव करेंगे, उस केस में पिछले पूरे साल का वो जो स्टेटमेंट है उनके पास एसेट्स कितनी है, कितना उनके पास कंट्रीब्यूशन आया, कहीं से भी डोनेशन कितना आया, फीस कितना किससे मेंबर से उन्होंने ली, वो सब, और लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। लायबिलिटीज भी होती हैं यूनियन की, क्योंकि जब वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे तो नुकसान तो किसी न किसी को होगा ही, तो वो लायबिलिटीज किस तरह की हैं, किसको कितना पे करना है, वो सब हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 6 है प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 6 डिस्कस करता है कि कौन कौन से रूल हैं जो ट्रेड यूनियन के रूल्स में होने मैंडेटरी हैं, इनसे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। फर्स्ट है नेम ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का नाम क्या रहेगा, किस नाम से ट्रेड यूनियन पहचानी जाएगी, उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी। दूसरा रहेगा ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी गई है, उसका पर्पस क्या है, लेबर वेलफेयर के लिए है, पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है, किस पर्पस के लिए बनी गई है, वो सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम डिस्क्लोज करेंगे। थर्ड है पर्पस ऑफ जनरल फंड्स। ट्रेड यूनियन के 2 तरह के फंड होते हैं, एक जनरल फंड होता है, एक पॉलिटिकल फंड होता है। पॉलिटिकल फंड होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी जो यूनियन की हैं उन पे खर्च करने के लिए। दूसरा जनरल फंड होता है। जनरल फंड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उसके रूल जो यूनियन बनेगी उसके अंदर वो डिटेल में डिफाइन होना चाहिए
कि जनरल फंड किस पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए हो सकते हैं, लोन के लिए हो सकते हैं, मैरिजेस के लिए हो सकते हैं। ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, उनके बच्चों की मैरिज होगी तो उन सब में भी वो डोनेशन इस फंड से दिया जा सकता है। फिर उसके बाद है नंबर 4, लिस्ट ऑफ मेंबर्स। हर ट्रेड यूनियन को जो एप्लीकेशन मूव करेंगे उसके साथ भी लिस्ट ऑफ मेंबर देनी पड़ेगी। दूसरा फिर एक अपना ऑफिस में रजिस्टर इनको मेंटेन करना पड़ेगा कि लिस्ट बनाएंगे कौन कौन मेंबर हैं, कब किसने ज्वाइन किया, वो सब। उसके बाद फिफ्थ है एडमिशन ऑफ मेंबर्स। ट्रेड यूनियन सपोज करो मान लो इनिशियली 50 लोगों ने स्टार्ट की थी, अभी जरूरी तो नहीं है हमेशा ये 50 रहे, तो इसके अंदर बाकी लोग कब कब एडमिट हो सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, वो सब भी हम यहाँ पे डिटेल में ट्रेड यूनियन को अपने रूल्स में डालना पड़ेगा। नंबर 6 है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप के लिए मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन हो सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या है, जो इंडस्ट्री रूरल एरिया में है अगर वो इंडस्ट्री अपनी ट्रेड यूनियन बनाती है तो उस केस में है 1 रुपीज पर एनम रूरल एरिया में। उसके बाद सेकंड है थर्ड रुपीज 3 रुपीज। 3 रुपीज किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। दो तरह की यूनियन होती है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो क्या है, एक एक इंडस्ट्री है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके अंदर फैक्ट्री यूनिट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड है। और दूसरी यूनियन वो होती है जो अनऑर्गेनाइज। इसमें ज्यादातर क्या है, सब्सिडरी कंपनीज आती हैं, लेकिन एक मेन कंपनी को कुछ प्रोडक्ट बना के देती हैं वो लोग, वो इसमें आते हैं। उसके बाद थर्ड है 12 रुपीज। जो इंडस्ट्री इन दोनों में कवर नहीं होती उन केस में एनुअल सब्सक्रिप्शन है 12 रुपीज। उसके बाद 7 है रूल फॉर बेनिफिट्स एंड फॉर फीचर्स। ट्रेड यूनियन के जो मेंबर बनने के बाद उनसे कुछ बेनिफिट भी होंगे, वो बेनिफिट कौन कौन सी हो सकती हैं, और यूनियन किन केसेस में अपने मेंबर के ऊपर फाइन लगा सकती है। दूसरा जो बेनिफिट है कब वो सीज हो सकते हैं, फॉरफिट हो सकते हैं, उनके रूल डिफाइन ट्रेड यूनियन को करने पड़ेंगे। 8th है अमेंडमेंट ऑफ रूल्स। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस तरह हो सकता है, वो रूल वहां पे है। इसी तरह ट्रेड यूनियन हमने जो बनाई, ये जो रूल बने हैं इन सब को हम अमेंड किस तरह कर सकते हैं, उसके भी प्रोविजन इसके अंदर डालने पड़ेंगे। उसके बाद नंबर 9 है इलेक्शन के रिगार्डिंग। ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बीरर हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में क्या है कि इलेक्शन एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। इसी तरह जैसे लोकसभा और विधानसभा का जो हम लोग इलेक्शन होता है, पंचायतों का होता है 5 साल में, उसी तरह ट्रेड यूनियन का जो इलेक्शन है वो हर 3 साल के बाद होना मैंडेटरी है। वो इलेक्शन उस टाइम में हमें करवाने ही करवाने पड़ेंगे। उसके बाद नंबर 10 है कस्टडी ऑफ फंड्स। ये जो जनरल फंड्स है कहाँ से आए, इन सब्सक्रिप्शन से आया कुछ पैसा, कुछ डोनेशन से आया, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं कि किसी ने उनको डोनेट दिया हो, या कोई मेंबर है वो अपने आप से इस सब्सक्रिप्शन से ज्यादा भी पे करते हो, तो वो उसकी कस्टडी कैसे रहेगी, कौन से बैंक में जमा होगा, बैंक अकाउंट कौन सा होगा, एनुअल ऑडिट किस तरह होगी उनकी, और उस फंड को बैंक से कौन निकलवा सकता है, कब कब निकाले जा सकते हैं, वो सारे प्रोविजन इसके अंदर रहेंगे। लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन डिसोल्व किस तरह होगी, किन कंडीशन में डिसोल्व होगी, ट्रेड यूनियन को हम भंग किस तरह कर सकते हैं, वो सारे प्रोविजन भी इन रूल्स के अंडर डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 7 पावर टू कॉल फर्दर पर्टिकुलर्स। सेक्शन 7 में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को पावर दी गई है कि अगर कहीं पे डाउट क्रिएट होता हो या फिर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सफिशिएंट है ट्रेड यूनियन लॉज के अकॉर्डिंग, तो उन सब केस में सेक्शन 7 के अंडर वो नोटिस दे सकता है कि हमें ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अब तक आपने सबमिट नहीं की है। दूसरा फिर है अल्टरेशन ऑफ नेम। ट्रेड यूनियन का जो नाम है वो किसी के साथ रिजेंबल नहीं होना चाहिए, उसकी किसी के साथ मैचिंग नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप में एक यूनिक नाम होगा तभी रजिस्ट्रेशन होगी। अगर रजिस्ट्रार को लगता है, जो एप्लीकेशन हमने सेक्शन 5 में मूव की थी, क्योंकि ये नेम किसी और के साथ मैच हो रहा है या इस तरह का नेम है कि जो जनरल पब्लिक है
वो क्लासिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी यूनियन कौन सी है। ठीक है, हो सकता है कि नाम की स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस हो, नाम किसी तरह भी लिखा जा सकता है, स्पेलिंग में किसी में ए ज्यादा हो किसी में कम हो, कोई वर्ड या वनिया ज्यादा हो सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं दूसरे वर्ड के साथ, लेकिन नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो रजिस्ट्रार सेक्शन 7 के अंडर अल्टरेशन के लिए नोटिस इश्यू करेगा और ट्रेड यूनियन को वो अपना नाम बदलना पड़ेगा। अगर नाम नहीं बदलेंगे तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। उसके बाद है सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का अगर कोई नोटिस है, इन सब की कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं, कंडीशन सारी फुलफिल होने के बाद सेक्शन 8 के अंदर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होने के बाद फिर सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 में है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास पावर है कि जो यूनियन जो टर्म एंड कंडीशंस हैं ट्रेड यूनियन एक्ट की जो फुलफिल की हैं एप्लीकेशन के साथ, तो उन सब केस में उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे। जैसे हम लोग एडवोकेट हैं, डिग्री होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करते हैं, वहाँ से हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है कि जो बार काउंसिल एक्ट है, इंडियन एडवोकेट एक्ट है हमारा, उसके अंडर ये कंडीशन इसकी फुलफिल है और ये एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है। इसी तरह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो डॉक्टर्स के रिगार्डिंग करती है उनका रजिस्ट्रेशन। इसी तरह नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो जो नर्सिस होती है अपने हॉस्पिटल में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरह ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये एक ट्रेड यूनियन को दिया जाएगा कि ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है इस एक्ट के अंडर और फला फला रजिस्ट्रार ऑफिस में इनका रजिस्ट्रेशन, और एक पर्टिकुलर नंबर भी इनको दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 10 आता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां तक हमने पढ़ा कि सारी कंडीशन पूरी है, सेक्शन 9 में हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो अब सेक्शन 10 में कैंसिल किस तरह हो सकता है? कैंसिल होने के कई कारण हैं, उनमें से फर्स्ट है फ्रॉड। ठीक है, एप्लीकेशन जो हमने मूव की थी उसमें हमने कोई फ्रॉड किया है, कोई फैक्ट है जो हमने डिस्क्लोज नहीं किए, जो बेसिक थे नेसेसरी थे वो होने चाहिए थे। और दूसरा, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हो फ्रॉड का इफेक्ट क्या रहेगा। अगर किसी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड हुआ है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड एब इनिशियो। ठीक है, या फिर जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा सकती है। और इस केस में ये जो फ्रॉड हमने किया वो किसके साथ किया, रजिस्ट्रार के साथ। ठीक है, तो उस केस में फिर रजिस्ट्रार के पास पावर है इस ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको वो कैंसिल कर सके। दूसरा है मिस्टेक। मिस्टेक वो यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। यूनिलेटरल किस तरह हो सकती है, मान लो ट्रेड यूनियन की तरफ से कोई गलती हुई, कोई पेपर गलत दे दिया उन्होंने, जो उन्होंने रिजेक्ट किया था वो आगे सबमिट कर दिया हो। इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे तो लाखों एप्लीकेशन आती हैं, तो किसी एक यूनियन के कुछ पेपर किसी दूसरी यूनियन के जो पेपर्स हैं उनके साथ अटैच हो जाएं, तो इस तरह की मिस्टेक हो सकती है। अगर ये मिस्टेक है तो उस केस में भी रजिस्ट्रार इसको कैंसिल कर सकता है। उसके बाद कंडीशन है अंडर सेक्शन 6 में दी गई है, वो अगर कंडीशन ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर लगता है कि कुछ कंडीशंस पूरी नहीं है, कुछ फैक्ट हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए गए और हमारे साथ कुछ फ्रॉड किया है इन्होंने, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो उस केस में सेक्शन 6 कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार है उनके पास पावर है, वो इसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ा था या तो 10% या 100, इन दोनों में से जो कम होगा वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए इंडस्ट्री में। अगर ये नहीं कंडीशन पूरी होगी तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 9 में, सेक्शन 10 में रजिस्ट्रार ने हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। सेक्शन 7 है, उसमें हमें कोई नोटिस दिया गया, किसके रिगार्डिंग कुछ और डिमांड की गई, नाम बदलने के रिगार्डिंग कोई नोटिस दिया गया, तो उन सब केस में क्या है कि हम लोग
या तो ये कंडीशन पूरी करें। अगर हमें लगता है कि हमने कंडीशन पूरी की है लेकिन फिर भी हमारी यूनियन को रजिस्टर नहीं किया गया है, उन सब केस में हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील फाइल कहाँ पे होगी? हाई कोर्ट में। वो सिटी जहाँ पे हाई कोर्ट की लोकेशन है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट वहाँ की हाई कोर्ट है, तो उस केस में हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ी होंगी कुछ, चार्टर्ड हाई कोर्ट है। तो उन केसेस में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट हाई कोर्ट है। दूसरा फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है यूनियन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी थी, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। या फिर लेबर कोर्ट में। जो लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर ट्राइब्यूनल्स हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री कितनी है, उसके साथ ही ये लेबर कोर्ट्स बनती हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई लेबर कोर्ट है तो हम अपील में वहाँ भी जा सकते हैं। अगर लेबर कोर्ट नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हमें जाना ही जाना है। उसके बाद लिमिटेशन पीरियड है, ये नोटिस सर्व हुआ, यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई, तो इसका लिमिटेशन पीरियड है 60 डेज। 60 डेज के अंडर हमें अपील फाइल करनी पड़ेगी। और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर हाई कोर्ट में अपील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लेबर कोर्ट में अगर अपील है, तो वो डिसाइड करेंगे कि ये नोटिस वैलिड था, ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं है, फ्रॉड हुआ था, मिस्टेक हुई थी। वो डिसीजन फिर काम किसका है? कोर्ट का है।